आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका की जो संसद है उसमें। अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। उसके दो सदन होते हैं। द्वितीय सदन को सीनेट कहा जाता है और जो प्रथम सदन है उसको प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सीनेट पे। अमेरिका कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमेरिका संघ की प्रत्येक इकाई से मतलब है राज्यों के द्वारा इसमें 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में जब 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकन संघ का निर्माण किया, उस समय सीनेट के सदस्यों की संख्या केवल 26 थी, परंतु अब अमेरिका संघ में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 हो गई है। सदस्यों के लिए योग्यता। जो व्यक्ति सीनेट की सदस्य के लिए उम्मीदवार होना चाहते हैं उसके लिए कई तरह की योग्यताएं निर्धारित की गई है, जैसे वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में चाहता है, वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो। सदस्यों का चुनाव। प्रारंभ में सीनेट सदस्यों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था और ये व्यवस्था की गई थी कि राज्यों के विधानमंडल सीनेट सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। कुछ समय तक तो ये व्यवस्था अमेरिका में ठीक चली, किंतु बाद में इस व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न होने लगे। कुछ राज्यों की विधानसभा के सदस्यों में आपसी झगड़े, मतभेद इतने उग्र थे कि अनेक बार किसी भी सदस्यों को सीनेट के लिए नहीं चुन सके। अतः सीनेट में कई राज्यों के स्थान रिक्त पड़े रहे हैं। 1890 से 1912 तक के समय में कम से कम 11 राज्यों का किसी न किसी समय सीनेट में एक प्रतिनिधित्व ही रहा। 1901 में डेलावेयर राज्य का कोई भी प्रतिनिधि सीनेट के लिए निर्वाचित नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त सीनेट सदस्यों के निर्वाचन में भ्रष्ट साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। विशेषतः छोटे राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को रिश्वत आदि देकर धनी लोग अपने प्रस्तावित व्यक्ति को सीनेट के लिए निर्वाचित करवा लेते। इस प्रकार योग्यता के आधार पर निर्वाचन किए जाने के बजाय पदों का क्रय विक्रय किया जाने लगा। यह अमेरिका संविधान में निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति थी और इसे दूर करने के लिए जनता ने ये विचार बल पकड़ने लगा कि सीनेट के सदस्यों को भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना चाहिए। इस कारण 1912 में संविधान में 17वां संशोधन प्रस्तावित किया गया, जिसका उद्देश्य था सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए। ये संशोधन 1913 में पारित हुआ और तब से ही सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होता है। इसके परिणाम स्वरूप सीनेट का महत्व बढ़ गया और अब ये जनता की वैसी ही प्रतिनिधि बन गई जैसी कि प्रतिनिधि सभा। अवधि। सीनेट एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। इनके स्थान पर नवीन निर्वाचित कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनः विचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य बने रहते हैं। गणपूर्ति। सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। भत्ते, वेतन और अनुमुक्तियां। कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन, भत्ते और अनुमुक्तियां समान हैं। उन्हें $30,000 वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त $17,500 कल के लिए और $12,000 कार्यालय के वार्षिक खर्च मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें यात्रा भत्ते, स्टेशनरी वे आदि कुछ अन्य खर्चे भी प्राप्त होते हैं। उन्हें निःशुल्क तार सेवा, टेलीफोन सेवा व चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है।
सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता भी प्राप्त है और सदन में किए गए उनके भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अधिवेशन 1933 में पारित किए गए 20वें संशोधन के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कि दोनों सदन अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्तावित पारित न करें। यदि दोनों सदनों में अधिवेशन स्थगन की तिथि पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। सामान्यतः यह अधिवेशन जुलाई में समाप्त होता है, किंतु युद्ध या अन्य संकट की स्थिति में अधिक समय तक भी चलता रहता है। राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के दोनों सदनों के विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। सभापति तथा अन्य पदाधिकारी। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तुलना में उसके द्वारा सीनेट की कार्रवाई का संचालन लगभग पूर्ण निष्पक्षता के साथ किया जाता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता और पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने पर टाई पड़ने की स्थिति में ही अपने मतदान का प्रयोग करता है। सीनेट की कार्रवाई के सुनिश्चित नियम हैं और सीनेट के सदस्य अमेरिका राजनीति के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, इसलिए ऐसे अवसर सामान्यतः नहीं आते जिनसे सभापति को व्यवस्था स्थापित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़े। सभापति के द्वारा सदस्यों को उसी क्रम से बोलने की आज्ञा प्रदान की जाती है जिस क्रम से वे बोलने के लिए उठते हो। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। यह बहुमत दल का मनोनीत सदस्य होता है। सीनेट के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में ये सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सामयिकी अध्यक्ष सदन का सदस्य होने के नाते उसे सदन की सभी कार्रवाई में भाग लेने और मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। सीनेट के अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे बहुमत दल का नेता, दल सचेतक, सचिव और सदन का लिपिक आदि। फिलिबस्टर सीनेट की कार्रवाई की एक विशेष बात, जिसे उसका दोष भी कहा जा सकता है, यह रही कि सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यदि वाद विवाद प्रारंभ होने के पूर्व ही विचार व्यक्त करने पर समय के प्रतिबंध के रूप में समझौता न हो जाए तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय पर 2 से अधिक बार नहीं बोल सकता, लेकिन संशोधन पर बोलने में ये भी प्रतिबंध नहीं होता। मूल रूप में यह व्यवस्था इसी दृष्टि से की गई है कि प्रस्तावित विषय पर पूर्ण वाद विवाद हो सके, लेकिन कालांतर में सदस्य विशेषज्ञता अल्पमत वाले सदस्य द्वारा इसके दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया गया है। उनके द्वारा एक विशेष विधेयक या सरकारी कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से बहुत लंबे समय तक बोलने की प्रवृत्ति अपना ली गई है और ऐसे लंबे लंबे भाषण दिए जाने लगे हैं जो विचाराधीन विषय से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होते। सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे इस वाद विवाद को ही फिलिबस्टर कहा जाता है। अब हम जो सीनेट है उसके सदस्यों की जो योग्यता है उसके बारे में चर्चा की। वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। वो का कार्यकाल 6 साल का होता है। उनकी गणपूर्ति जो है वो बहुमत के आधार पर होती है। उनका अधिवेशन जो है वो प्रतिनिधि सभा के साथ ही जनवरी में शुरू होता है। उनको पर्याप्त वेतन भत्ते मिलते हैं। सीनेट की जो अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति करता है। अब हम चर्चा करते हैं सीनेट के कार्यों पर, यानी सीनेट का जो काम है या जो सीनेट की शक्तियां वो क्या है। सीनेट की शक्तियां और कार्य। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्यों द्वारा अमेरिका संविधान का निर्माण करने में शक्ति विभाजन सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया और उनका विचार था कि राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों पर ही अंकुश रखने वाली एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें इन दोनों में कोई भी संस्था निरंकुशता की प्रवृत्ति को न अपना सके। सीनेट की रचना एक ऐसी संस्था के रूप में की गई है
जैसे कि लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में सीनेट शासन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। एक और तो वह प्रतिनिधि सभा की लोकतांत्रिक असावधानियों और दृष्टा पर तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर रोक लगाने वाली एक सत्ता है। कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। सीनेट अमेरिका कांग्रेस का द्वितीय सदन है और सामान्यतः वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक देशों में व्यवस्थापिका के द्विसदनात्मक सदन को कानून निर्माण में गौण स्थिति ही प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिका सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। मुनेरो के शब्दों में ये कांग्रेस की एक समान पदी शाखा है, अधीन नहीं, निम्न सदन के साथ राष्ट्रीय कानून निर्माण के कार्य में साझेदार है। सीनेट की कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का विवेचन साधारण विधेयक, संवैधानिक विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में पृथक पृथक किया जा सकता है। साधारणतः विधेयक के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा की बिल्कुल समान शक्तियां प्राप्त है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और वह तब तक पारित नहीं समझा जाता जब तक कि दोनों सदन उसे स्वीकार न कर ले। संवैधानिक विधेयक के संबंध में दोनों की स्थिति पूर्णतः समान है। संविधान में संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और ऐसा प्रत्येक विधेयक पारित समझे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से पारित करें। वित्तीय विधेयक के संबंध में संविधान प्रतिनिधि सभा को अवश्य ही कुछ स्थिति प्रदान करता है। संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक का सूत्रपात प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है, सीनेट में नहीं। किंतु संविधान ये भी कहता है कि सीनेट वित्तीय विधेयक में अन्य विधेयक की भांति संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है और वित्तीय विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जबकि कांग्रेस के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान कर दे। सीनेट ने वित्तीय विधेयक के संशोधन करने के अधिकार का अर्थ ये लगाया है कि वह उसके पास भेजे गए बजट या अन्य विधेयक को नए सिरे से बनाने का अधिकार रखती है। कभी कभी तो सीनेट किसी वित्तीय विधेयक को इतना संशोधित और परिवर्तित कर देती है कि संबंधित विधेयक के शीर्षक के अतिरिक्त और कुछ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए एक राजस्व विधेयक में सीनेट ने 847 संशोधन प्रस्तावित किए। मुनेरो के शब्दों में सीनेट वह कार्य करने लगी है जिसे संविधान नहीं चाहता कि वह करे। इस प्रकार वित्त विधेयक के संबंध में सीनेट की स्थिति संवैधानिक दृष्टि से गौण है, व्यवहार में नहीं। इसके अतिरिक्त व्यवहार में एक बात ने तीनों ही प्रकार के विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा से उच्च स्थिति प्रदान कर दी। यदि किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो यह विधेयक सम्मेलन समिति को सौंपा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बराबर की संख्या में प्राय 3-3 सदस्य होते हैं और सम्मेलन समिति दोनों सदनों में समझौता कराने का प्रयत्न करती है। व्यवहार में सीनेट के सदस्य अधिक योग्य, अनुभवी और कार्यकुशल होते हैं और समझौता बहुत कुछ सीमा तक उसी रूप में संपन्न हो जाता है जिस रूप में सीनेट चाहती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।